नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। नवाबों के इस शहर में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों की कोशिश है कि वो इस राज्य से ज्यादा सीटें निकाल सकें, क्योंकि 80 लोकसभा सीट देने वाले उत्तर प्रदेश से ही राजनीतिक भविष्य इन पार्टियों का तय होता है। तो इस सांस्कृतिक राजधानी में लोग कैसे जुड़े हुए हैं इन चुनावों से, इन चुनावी सरगर्मियों से, एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल इसी की पड़ताल करेगा। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए अगले 1 घंटे तक। उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। हम देश के अलग अलग इलाकों से होते हुए लखनऊ पहुंचे हैं, जानने की यहाँ पर चुनावी सरगर्मियां कितनी तेजी से ऊपर उठ रही हैं और कितनी गर्म हो रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति। इसी पर चर्चा करने के लिए एक बेहद खास पैनल एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल से जुड़ रहा है। राकेश त्रिपाठी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, मनोज काका प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस के। आप तीनों का स्वागत है। हमने उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कार्निवल की शुरुआत की थी मेरठ से होते हुए हम पहुंचे मथुरा, फिर हम गए मैनपुरी और आज हम लखनऊ में हैं। राकेश जी, क्या है चुनावी माहौल? नब्ज आपके लिए क्या कह रहा है? देखिए, चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होता है और लोकतंत्र के इस उत्सव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे दमखम से तैयार हैं। और इस बार हमने संकल्प लिया है कि तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। और इस 400 पार में उत्तर प्रदेश भी अपनी वही भूमिका निभाएगा जो राजस्थान निभाता है, जो मध्य प्रदेश निभाता है, जो हिमाचल निभाता है, जो उत्तराखंड निभाता है, जो दिल्ली निभाता है। यानी सारी की सारी सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में। और इस बार उत्तर प्रदेश ने भी मन बनाया है कि 80 की 80 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। यानी पूरा विपक्ष इस बार उत्तर प्रदेश में शून्य हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। मनोज जी और सुरेंद्र जी, आप लोग दोनों साथ हैं। अब एक अलायंस बना है, इंडी अलायंस, ताकि बीजेपी को अपने लक्ष्य से रोका जाए। लेकिन आपसे पूछना चाहोगे मनोज जी, उत्तर प्रदेश में क्या आप लोगों को राह आसान लग रही है? आपने जो सवाल करा कि उत्तर प्रदेश में राह आसान लग रही है नहीं लग रही है, एक वो लाइन है दुष्यंत कुमार जी की कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। अब मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार जो अटल के विचारधारा पर नहीं है, जो अब समता के विचारधारा पर नहीं है, जो अब संविधान के विचारधारा पर नहीं है, जो सिर्फ अराजकता और उदंडता के विचारधारा पर है, जिस सरकार ने 2014 से लेकर 2024 तक गोवा से लेकर मणिपुर तक जहां जनादेश इनके खिलाफ था, 9 सरकारों को धनादेश से खरीदा हो, जिनकी केरल में स्थिति शून्य हो, पूरे कोस्टल एरिया में आंध्रा में स्थिति शून्य हो, तमिलनाडु में स्थिति शून्य हो, दिल्ली में कई बार आ रहे हो, वो कह रहे हैं 400 पार। अब इनसे संकल्प की आप बात करेंगे? पहले नरेंद्र मोदी और उनके प्रवक्ता लोग और झूठ बोलने वालों के सरदार ये संकल्प लेते थे कि अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे। अब अच्छे दिन का संकल्प गया तेल लेने, अब कोई अच्छे दिन का संकल्प ना दिखा रहा कि डीजल पेट्रोल की कीमत क्या। आप जिस जगह पे बैठी हुई हैं, अगर इसके चारों तरफ आग अगर अपना दृष्टिकोण डालेंगी, इधर जेपीएनआईसी है माननीय अखिलेश यादव जी का बनवाया, जिस संस्थान पे बैठी हैं बहुजन समाज पार्टी का बनवाया हुआ, और अगर आप उधर देखें मेट्रो माननीय अखिलेश यादव जी का, इधर स्टेडियम माननीय अखिलेश यादव जी का। तो यहाँ से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश का जो विकास है, जो नौजवानों के हाथ में लैपटॉप आया, वो समाजवादी पार्टी के समावेशी सरकार का है। सभी हाल ही में घोसी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने 57% वोट पाया था। लेकिन अब जो लोग अपने संकल्पों पर नहीं है, ये देश का युवा, हर घर से निकला हुआ नौजवान ये पूछेगा कि वो वही नरेंद्र मोदी थे कि अमेरिका के प्रधानमंत्री कहते थे कि देश के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। अब वो संकल्प नहीं है। बेचारे 9 साल बीतने के बाद इस देश की सदन में कहे कि मैं तो 7,21,000 दे पाया हूं। तो जो संकल्प लिए थे वो हुआ नहीं। अब इनका संकल्प दूसरा है कि 400 पार 400 पार। लेकिन जनमानस का और जनता का संकल्प, 700 किसान जो शहीद हुए, जो 83% लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जो माताएं बहनें, यही उत्तर प्रदेश में हाथरस में क्या हुआ, अभी हमीरपुर में क्या हुआ,
कल महोबा में एक किसान ने आत्महत्या करा, तो अब सब लोगों ने संकल्प ये लिया है कि अब की बार बीजेपी की करारी हार। कॉन्फिडेंट है समाजवादी पार्टी, और कांग्रेस ने क्या तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में जो नैया पार होगी वो समाजवादी पार्टी के साथ ही हो सकती है, क्योंकि असमंजस आपके नेतृत्व में दिख रहा है। हमारे नेतृत्व में कोई असमंजस नहीं है सिकता। हम लोग पूरी तरीके से इंडिया ब्लॉक एक साथ चुनाव लड़ रहा है। 17 सीटों पर हम लड़ रहे हैं, बाकी सीटों पर अखिलेश जी लड़ रहे हैं चुनाव। और इस बार चुनाव में व्यक्तित्व की जगह पर मुद्दे प्रभावी हैं। 1 करोड़ बच्चे आज की डेट में सड़क पर हैं और बेचारे वो पेपर लीक का दंश झेल रहे हैं, चाहे वो आरओ का पेपर हो, चाहे वो पुलिस भर्ती का पेपर हो। तमाम माताएं बहनें जिनके साथ तमाम दुराचार हुए। कानपुर का एक किस्सा है, अभी शायद आपने अगर कानपुर जाएंगी तो पता चलेगा आपको कि 2 बच्चियों के साथ लगातार दबंग दुराचार कर रहे थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस दबंग के खिलाफ उसके पिता ने एक एफआईआर करी तो उसके पिता को भी आत्महत्या करनी पड़ गई। जिस तरीके की परिस्थितियां चल रही हैं, विषयांतर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 400 पार 800 पार, लेकिन इनकी अब की बार 400 पर करारी हार होगी, ये तो अपने आप में तय है। क्योंकि मुद्दे इस वक्त जनता के बीच में, पश्चिम से आप आई हैं मेरठ से, आपने देखा होगा वहां क्षेत्रीय पंचायतें हो रही हैं, क्षत्रियों की भी पंचायत हो रही है, अन्य जातियों की भी पंचायत हो रही है। वो क्यों हो रही है? आपके सामने है। लगातार आज आपने देखा होगा कि संगीत सोम कह रहा है, इनका जो विधायक था पुराना, कि संजीव आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है लेकिन मुद्दों की बात नहीं कर रही है। बीजेपी शुद्ध रूप से विषयांतर करने पे बीजेपी उस मदारी की तरीके से है जो हर चौराहे पर अलग अलग डमरू बजाती है। अलग अलग डमरू बजा अलग रहे हैं अलग आप लोग, डमरू मनोज जी। बजाती है। 14 में इन्होंने डमरू अलग राकेश जी, बजाया, अलग-अलग डमरू 19 बजा में रहे हैं आप डमरू लोग। अलग बजाया, अब 24 में डमरू अलग बजा रहे हैं। नहीं देखिए, ये मुद्दों खाली की डमरू बात आप बजाने कर रहे हैं वाले कि नहीं लोग। अपने वोटर्स से? नहीं अब तो डमरू और बम बम की आवाज हो रही है, लेकिन एक समय था जब हर तरफ बम फूटने की आवाज होती थी। कैसे इसी उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि कैसे अयोध्या में बम फूटते हुए देखा है, हमने इसी लखनऊ की कचहरी में बम ब्लास्ट होते हुए देखा है। लेकिन आज कहीं पर कोई बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है, कहीं किसी प्रकार की कोई आतंकी घटना नहीं हो रही है। और जब मनोज काका ने बोलना शुरू किया, दुष्यंत कुमार का शेर पढ़ा, तो मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के भीतर कोई भाजपाई घुस गया है और इसलिए वो ये कह रहा है कि मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं। सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी केवल परिवार की 5 सीटें जिता पाई थी और आज हालत यह है कि 1 सीट भी जीत पाएंगे, इस बात की संभावना दिख नहीं रही है। इन्होंने कहा कि ये चौराहे हमने बनाए हैं। सच बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल ये जो खड़ी है ना, ये लखनऊ की नई पहचान है। वरना इसी लखनऊ की सड़कों पर हमने कैसे कट्टे खोस करके लड़कियों के दुपट्टे से खिलवाड़ होते देखा है, लेकिन आज परिवर्तन हुआ है कि कट्टा और दुपट्टा से कोई खेल नहीं सकता है। ब्रह्मोस की मिसाइल चलेगी, AK असॉल्ट राइफल अमेठी में बनेगी और वेबलैंड स्क्वाड की रिवॉल्वर संडीला में बनेगी। आज कहीं मेड इन बंभौर आजमगढ़ से कोई देसी कट्टे नहीं बनते। ये कट्टों का व्यापार नहीं होता है। अराजकता को उखाड़ के फेंका है, विकास के साथ जोड़ने का काम किया है और देश के युवाओं को ये पूछ रहे थे पर्चा लीक होता है। सच बात यह है कि 40,000 शिक्षक बेसिक शिक्षा में फर्जी तरीके से भर्ती करने का काम इनकी सरकार ने किया था। हमारी सरकार ने अगर पर्चा लीक हुआ तो हमने परीक्षा को रद्द करने का काम किया है। हम युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देते। सच बात यह है कि बेरोजगारी की दर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 17.4% थी और आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 2% के नीचे है। हमने उत्तर प्रदेश के युवाओं के मन के भीतर निराशा थी, उस निराशा को आशा में बदलने का काम किया है। हमने आज कानून का राज स्थापित करने का काम किया है और पूरी दुनिया के सामने भारत का मस्तक से ऊंचा करने का काम किया है। राकेश जी, योगी जी की सरकार में भी तो पेपर लीक हो रहे हैं। बच्चों की परेशानी तो इस सरकार के कार्यकाल में भी हो रही है। नहीं, हमने देखिए, मैंने इस बात को स्वीकार किया कि अगर कहीं कोई कमी हुई है, कोई खामी की हुई है तो हमने स्वीकार किया है। पर्चा लीक करने वालों पर रासुका तामील किया है, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट लगाने का काम किया है। लेकिन संगठित अपराध के तहत सरकार के संरक्षण में अगर पर्चे लीक होते थे तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? राजस्थान में फर्जी तरीके से दरोगा भर्ती होकर के थानों में लोगों पर उसकी जिम्मेदारी, पर अभी जो उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भी तो बीजेपी को लेनी होगी। निश्चित तौर पर हम जिम्मेदारी लेंगे और इसीलिए हमने पर्चा लीक नहीं हुआ तो शिकायत को हमने संज्ञान लिया, पर्चा रद्द करने का काम किया, नई तारीख घोषित करने का काम किया। किसी विद्यार्थी के हित पर कोई चोट नहीं होने पाए, गलत तरीके से कोई भर्ती न होने पाए, भाई भतीजावाद के आधार पर, जातिवाद के आधार पर, पैसे के आधार पर भर्ती नहीं होने पाएगी। मुद्दों को लेकर बीजेपी कह रही है कि वो चुनावों में उतरी है, लेकिन हकीकत ये भी है कि इंडी अलायंस का जो शीर्ष नेतृत्व है
वो क्यों नहीं इन मुद्दों को लेकर, अपने विरोधों को लेकर जनता के बीच जा रहा है? कहाँ है इंडिया अलायंस के बड़े चेहरे जो जनता के बीच उतरे इस वक्त? क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी हैं या फिर अमित शाह है या फिर बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे हैं, अगर वो चुनावी दौरे कर रहे हैं तो उस तरह का चुनावी दौरा इंडिया अलायंस की तरफ से दिख क्यों नहीं रहा है देश भर में? नहीं, मैं समझता हूं कि आपको दृष्टिकोण है आपका, और आप देख रही होंगी, आप मैनपुरी में गई होंगी तो आपको पता चल रहा होगा कि गांव-गांव वहां तो हमारी नेता जा रही हैं, और अभी कल ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पीलीभीत में रैली है। देखिए, आपने मुद्दों की बात करा, हम लोग सवाल करने की सभी तरह के स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में आप जहां पर हैं, अभी आरओ का पेपर लीक हुआ, आप समझिए कि 417 पदों के लिए यहाँ 12 लाख लोगों ने करा। अभी पुलिस के 60 लाख लोगों का पेपर लीक हुआ, और ये सरकार संरक्षित पेपर लीक हो रहा। जिन लोग पेपर लीक में शामिल हैं वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ उनकी फोटो है। क्या मैं ये गलत कह रहा हूँ कि 83% लोग बेरोजगार हैं? क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश, इनको आंकड़े पढ़ने चाहिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध में एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पर है, किसान सबसे ज्यादा बेबस है। हाँ, यहाँ उन्माद फैलाने में है। ये जो मुद्दे हैं ये साझा घोषणा पत्र में इंडिया अलायंस की तरफ से क्यों नहीं सामने आ रहे? समाजवादी पार्टी अपना अलग घोषणा पत्र जारी कर रही है, आप लोग अपनी बातें अलग से कह रहे हैं। एक साझा घोषणा पत्र हो तो भी जनता को समझ में आए ना कि ये अलायंस ये वादे कर रही है। सिकता, आपकी बात से मैं सहमत हूं, और आपको शायद पूरी जानकारी मैं दे दूं कि अभी हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है, कल समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, इसके बाद सारे दलों के साथ मिलकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। 90% घोषणा पत्र अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो सारा का सारा सबका समान है। चाहे वो 1 लाख रुपए महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 1 साल में देने की बात हो, चाहे युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने की बात हो, 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप देंगे, चाहे वो 30 लाख पद जो हैं हम पूरे देश के 1 साल में जो सरकारी पद हैं वो भरेंगे, चाहे किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की बात हो, चाहे महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, और चाहे युवाओं को रोजगार के अधिकार देने की भी बात हो। हम 1 लाख कहते हैं, समाजवादी पार्टी 3000 पर मंथ कह रही है, लेकिन साझा घोषणा पत्र हमारा जल्दी आएगा। एक बात आपने और कही, आपने कहा कि साहब बड़ी बड़ी रैली, हमारे पास संसाधन नहीं है। सारे संसाधनों पर इलेक्टोरल बॉन्ड नाम के दुनिया के सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, जो सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी ने किया है, जिसमें ये ऐसे ऐसे लोगों से इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं जिन लोगों के ऊपर पहले इनकम टैक्स की रेट डाली, ईडी की रेट डाली, जिनके ऊपर सीबीआई की रेट डाली, और उसके बाद उसके 2 दिन बाद उनसे 55 करोड़ किसी से लिए, 8,900 करोड़ रुपए ये लेकर के बैठे, चंदे से धंधा करते हैं। किसी कंपनी को 140 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दे करके उसको 14,000 करोड़ का ठेका बंबई में देते हैं। ऐसी ऐसी कंपनियों से काम लेते हैं ये लोग जो कोरोना काल में सब स्टैंडर्ड दवाइयां बना रही थी, उनसे 200-300 करोड़ से ज्यादा का ये लोग इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हैं। तो ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी जिनके पास इतना पैसा हो, उनके खिलाफ हम लोग गांव गांव जा रहे हैं, पांव पांव जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं। हम लोग जनता के नेतृत्व में जा रहे हैं। हमारे पास इन लोगों की तरीके से संसाधन नहीं है, लेकिन एक चीज तय है कि रामायण में भी लिखा था कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा। तो हम तो रावण जो रथी है उसके अगेंस्ट में बिरथ रघुवीरा पैदल चल रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर इलेक्टोरल तक की बॉन्ड्स यात्रा में तो कर नाम सभी का आया है। हाँ, आया तो है। संसाधन तो सभी के पास जुटे होंगे ना। हाँ, मैं आपसे उसका भी जवाब दे देता हूँ। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करी और कहा कि साहब सबके आया है, बिल्कुल आया है। विपक्ष के पास कोई ताकत नहीं है किसी को ईडी से छुड़ाने की, विपक्ष के पास कोई ताकत नहीं है सीबीआई की रेड करवाने की, विपक्ष के पास कोई ताकत नहीं है इनकम टैक्स की रेड करवाने की। इन लोगों के पास इनकम टैक्स करवाने की भी रेड है, सीबीआई की रेड कराने की भी है, और किसी को जेल में बंद करने की भी ताकत है। आज तक इतिहास में कभी किसी आरोपी कंपनी से सत्ताधारी दल ने पैसा नहीं लिया है, और अगर किसी ने पैसा लिया तो उसे बहुत बुरा माना गया और उस कंपनी की सरकार, उस पार्टी की सरकार चली गई। ऐसे भ्रष्टाचारी लोग आज की डेट में ये तो रैली करेंगे, हम लोग तो पैदल चलेंगे। संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी विरोधी पार्टियों को डराने के लिए, ये आरोप लग रहा है ऑपोजिशन से। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है
ये राहुल गांधी जी की पार्टी कभी मुद्दों को समझ नहीं पाती है और इसीलिए जनता के बीच में जाती है तो मुंह की खाती है। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड का नया सिगुफा लेकर के आए हैं। सच ये है कि 20,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए, 6,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं और 14,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड विपक्ष को मिले हैं। ये जाकिर नाइक से नगद में चंदा लेना चाहते हैं, नगद का धंधा करना चाहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की संभावनाएं उसमें ज्यादा होती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनको कोई मुद्दे नहीं मिलते हैं, ये मुद्दा विहीन विपक्ष। और अभी मनोज काका जी कह रहे थे देना चाह रहे हैं जी, नहीं, चूंकि आरोप दो लोग लगा रहे हैं तो जवाब पूरा दे दे। चूंकि दो आरोप लगाए। एक मिनट, छोटी सी बात ले लीजिए, आप फैक्चुअली करेक्ट हो जाइए राकेश जी, क्योंकि आप सभ्य इंसान हैं, वकील हैं। 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी ने 9,000 करोड़ रुपए का चंदा उनको मिला है और उनके सहयोगी दलों को लगभग 7,000 करोड़ का चंदा मिला है। ये अपने आप में ये पूरी तरह से झूठ है, ये पूरी तरह से झूठ है, बिल्कुल ये पूरी तरह से झूठ है, ये कोई आदमी चेक कर ले। सच बात ये है कि 8,992 करोड़ का सवाल पूछ रहा हूं, जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है, कहने से नहीं माना टीआरएस को मिला है, आपके कहने से नहीं माना जाएगा। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे की जानकारी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है। आप इस तरह से झूठ नहीं बोल सकते। मित्रों से कहता हूं, अब चेक कर लीजिए, अपनी बात, आपके ऊपर भी भरोसा, आपने अपनी बात कह ली, मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी भरोसा। दो लोग चूंकि इंडिया लाइन से हैं, आप दो लोग डबल बोल रहे हैं। नहीं, आप डबल लोग बोल रहे हैं। नारे लगाने के लिए बुलाया जा रहा है और आपके अपने लोग पैसा खा रहे हैं। करके फिर पूरी बात आप करेंगे। आप आपने आरोप लगाया, इनका जवाब ले लेते हैं। बात सुनिए, देखिए मनोज काका ने कहा कि उन्माद की सरकार है। सच यह है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में दंगा होता था जब अखिलेश यादव की सरकार थी, हर जिले में कर्फ्यू लगता था जब अखिलेश यादव की सरकार थी। आज अब ये तरीका ठीक नहीं होता। अब मनोज भाई ये ठीक नहीं होता, हल्ला बोल मत करिए, हल्ला बोल मत करिए, ये तरीका ठीक नहीं होता ना। ये सवाल नहीं है, गृह मंत्रालय कभी आप बोल रहे हैं, कभी आप बोल रहे हैं। राकेश जी, मनोज जी, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, चलिए हम जो आगे आपने सवाल उठाया था, आपको चुपचाप सुन रहे थे ना। ये हल्ला बोल मत करिए, ये हल्ला बोल मत करिए, ये हल्ला बोल मत करिए। आप अपनी बारी में बोलेंगे तो बोलिए। राकेश जी, आप डिबेट को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डिबेट को होल्ड करने की सवाल है उसका जवाब दो, आप जनता के सवालों का जवाब दो कि एनसीआरबी क्या आंकड़े क्या हैं। जवाब देने का मौका देते हैं। क्या इसी शहर में अपराध होते हुए देखा है? हमने देखा है कि कैसे पुलिस की गाड़ी पर, पुलिस के बोनट पर अपराधियों ने इस तरह से टांग करके कानून का मजाक उड़ाने का काम बेटी को लूटने वाले चलिए आप लोग आरोप लगा रहे हैं, जवाब सुन लेते हैं, इसका जवाब सुन लेते हैं। वो तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक पीएचयू की बेटी को बीजेपी के लोगों ने दंगाइयों के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ा। अपराधियों के साथ नहीं होते हैं। ये इन्होंने रोज रहे इनको रोकिए, इनको रोकिए, इन्होंने पीछे बोलने का काम किया। ये इन्होंने बीच में बोलने का आप काम अपनी शुरू बात रख चुके किया। हैं। ये गलत तरीके से कर रहे हैं, माफी इनको मांगनी चाहिए, आरोप आप गलत दोनों तरीके लगा से रहे बोलते हैं। हैं। चलिए आप अपना जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं इतनी बात कहूंगा कि सच ये है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास के तहत 17,000 एप्लीकेशंस केवल इन्होंने विचार के लिए केंद्र को भेजी थी और 70 लाख आवास आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब लोगों के घर पहुंचाने का काम किया है। हमने जनता के बीच में काम किया है, गरीबों के लिए हमने काम किया है। आज उनके घरों में पेयजल पहुंचाने का काम किया है। गरीबों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं और हमने जो किया है उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आ रहे हैं। वरना 2017 के विधानसभा चुनाव में जब इन्हें रिपोर्ट कार्ड देना था तो चाचा भतीजे की जंग छेड़ दी थी ताकि हिसाब न देना पड़े। ये कभी हिसाब नहीं देना चाहते, ऐसे ही हल्ला बहस को आगे बढ़ाएंगे, दूसरे मुद्दे को भी छुएंगे, बहस को आगे बढ़ाएंगे। हम बात करेंगे टिकट बंटवारे की। टिकट बंटवारे को लेकर क्या कंफ्यूजन है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी एक साथ अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पा रही है। अमेठी रायबरेली को लेकर इतना असमंजस, इतना कंफ्यूजन, या फिर क्या है? यह असमंजस का शब्द मैं बार बार आपके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। दो चीजें बड़ी साफ हैं। हमारे ऊपर तो इतना आप द्रोण तक से आंखें रखती हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को देखिए, अभी तक रायबरेली का कर दिया क्या इन्होंने? अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह को कर दिया क्या? आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। रुक जाइए, फिर वही अब शायद तो हो सकता है हम इनका इंतजार कर रहे हो। अरे वाह, आप मेरी बात समझिए ना। देखिए, हर पार्टी में अपने अपने नीति नियम हैं और हमारे पास उतने संसाधन नहीं है। हम फिर से कहते हैं, हम इस वक्त विरत होकर के जो कहते हैं ना, बार बार मैं कह रहा हूं कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा,
आप रथ पे चलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो पैदल चल रहे हैं और हम आपके हिसाब से नहीं कर सकते, हम अपने हिसाब से करेंगे और हमारे और इनके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इनका कंफ्यूजन तो आप इस चीज को देखिए, राकेश भाई इतने सभ्य इंसान बेचारे, जिस ओम प्रकाश राजभर के लोगों ने गालियों से नवाजा, ओम प्रकाश राजभर के लड़कों ने भी, उनके प्रवक्ताओं ने भी आज की डेट में उन्हीं का ये क्या नाम जो है सपोर्ट करने के लिए मजबूर है। अरे अभी चिरकुट पार्टी बता रहे थे, अभी चिरकुट पार्टी बता रहे थे, चिरकुट पार्टी के चालू नेताओं के बारे में अभी आपने मध्य प्रदेश के चुनाव में कहा है। नहीं, आप भी बीच में बोल रहे थे और ये भी बीच में बोल रहे थे। आप लोग स्ट्रेटजी के तहत बोलते हैं। ये बताइए चिरकुट पार्टी अब है कि नहीं है, चालू नेता है कि नहीं है, सब बताइए आप अपनी पार्टी के पार्टी के साथ भी थे। देखिए, मैं दो बातें बड़ी साफ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आजकल तो आर्काइव का जमाना है। एक मिनट, आजकल तो आर्काइव का जमाना है। कौन क्या बोला था ये एक दो दिन, ये सारे तो बता दीजिए, कांग्रेस चिरकुट पार्टी है कि नहीं है? नहीं बताइए कांग्रेस चिरकुट पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए कांग्रेस चिरकुट पार्टी है कि नहीं है? नहीं बताइए चिरकुट पार्टी है कि नहीं है? कांग्रेस चिरकुट पार्टी है या नहीं है? अरे भाई अखिलेश जी ने कहा था, क्या अखिलेश जी को नहीं मानते क्या? अखिलेश जी की बात नहीं मानते क्या? अरे भाई अखिलेश जी की तो बात मानिए ना। अखिलेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस चिरकुट पार्टी है, अखिलेश जी कह रहे हैं कांग्रेस चिरकुट पार्टी है। राकेश जी, उनको अपनी बात रखने दीजिए, मैंने उनसे एक सवाल पूछा है। ये बताए कि अखिलेश जी जो कह रहे थे, चलिए मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मेरे सवाल का जवाब देने दीजिए प्लीज। जो लोग सिक्का इस देश में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना चुके हो, जो लोग पीडीपी के साथ सरकार बना चुके, वही राजभर इनको कहता था, इनके मुख्यमंत्री को, कि चल सन्यासी मंदिर में। चुनाव का दिन ज्यादा दूर नहीं है, प्रचार का वक्त है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव मैदान में क्यों नहीं साथ उतर रहे? वोट डर गए हैं, नहीं जा रहे? अखिलेश जी डर गए हैं इसलिए चुनाव मैदान में नहीं है। चलिए राहुल जी डर गए हैं इसलिए चुनाव मैदान में नहीं है। जवाब अब एक सिक्ता, एक फहमीदा रियाज ने एक नज्म लिखी थी, वो मैं आपके सामने लिख दे, छोटा 4 लाइनें हैं कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हम एक बात आपसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और श्री अखिलेश यादव जी निकल चुके हैं। 12 तारीख को पीलीभीत में रैली है, 13 तारीख को, 14 तारीख को बिजनौर में है, थाईलैंड की और आज यात्रा की यात्रा पर तो वो आज जाते की हैं। डेट में थाईलैंड की यात्रा नरेंद्र पर निकल मोदी चुके जी हैं, और थाईलैंड योगी बैंकॉक जी जाएंगे। ने जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश भगा फोटो नहीं रहा देखा, है, ये वाला वाली। गालियां देके भगा एक रहा है। मंच पर आकर एक संयुक्त रैली, एक कंबाइंड रैली की बात कर रहे हैं जो इंडिया अलायंस को रिप्रेजेंट करे। नहीं, तीनों साथ एक मंच में क्यों नहीं दिख रहे हैं? इससे पहले आपने पटना में कंबाइंड रैली नहीं देखी, अभी कल देखेंगे। आपने बंबई में कंबाइंड रैली नहीं देखी। दृष्टिकोण की बात है, कहाँ नहीं देखा आपने? अभी अभी हमने 7 रैलियां की हैं कंबाइंड, और अभी उत्तर प्रदेश में भी कंबाइंड रैली होगी। क्यों परेशान है? हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से हमें चंदा दिलवा दीजिए, कल कर देंगे। भाई भारतीय जनता पार्टी वालों हमें पैसा दे दो, कल हम यहाँ रैली कर देंगे। आपके नेता यहाँ पहुंच रहे, अमित शाह तो बहुत सक्रिय रहते थे। अमित शाह जी कब आएंगे? यहाँ दिख नहीं रहे सक्रियता से। हमारे अकाउंट इन लोगों ने प्रधानमंत्री जी की सभाएं हो रही है, प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल कार्यकर्ता से लेकर के पार्टी के राष्ट्रीय नेता तक लगातार संवाद करने का काम कर रहे हैं, लगातार रैली करने का काम कर रहे हैं। आखिरी दौर है इस चर्चा का, मैं एक रैपिड फायर करूंगी, एक एक शब्द दूंगी आप लोगों को उसको एक शब्द में ही जवाब देना है। आप तीनों से वो 5 शब्द में पूछूंगी और उसका आप क्या मतलब समझते हैं उसका जवाब एक शब्द में दिया जाएगा, ठीक है? तो पहला शब्द है चुनाव। लोकतंत्र का उत्सव और भारतीय जनता के पार्टी लोगों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए चुनाव का उपयोग करेगी। चुनाव जो हमारा संविधान और लोकतांत्रिक जो प्रस्तावना है जो संविधान की, कि उस सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से न्याय दिलाने का और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का माध्यम, और वो समाजवादी सिद्धांत से ही संभव है। चुनाव आपके लिए लड़ेंगे, भिड़ेंगे और जीतेंगे, लोकतंत्र को भी बचाएंगे, जनतंत्र को भी बचाएंगे। छोटा छोटा जवाब देना है एक एक शब्द का। दूसरा शब्द है वोटर। देखिए, वोटर जनता जनार्दन है, हम जनता को जनार्दन मानते हैं। वोटर के बारे में यही कह सकते हैं, लोकतंत्र का सबसे बेहतरीन उदाहरण इस दुनिया में अब्राहम लिंकन ने दिया कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। वोटर
वोटर हमारा भगवान है और आज की डेट में हमारी अंतिम जो एक आज की डेट में एक उम्मीद है वो देश का वोटर है। सत्ता भी बदलेगा और व्यवस्था भी बदलेगा। इस वोटर को प्रणाम है। उम्मीदवार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। उम्मीदवार जो समाजवादियों का होगा वो हमेशा संवैधानिक समाजवाद और इस देश के भाईचारा और समावेशी विकास कैसे सुनिश्चित हो उसके प्रति प्रतिबद्ध है हमारा हर एक उम्मीदवार। रैपिड फायर है, छोटा छोटा जवाब। उम्मीदवार देश की उम्मीद और देश का उम्मीदवार राहुल गांधी है और जो 4000 किलोमीटर की यात्रा शंकराचार्य की तरीके से चल रहा है वो देश का उम्मीद भी है और देश का उम्मीदवार भी। मुद्दे इस समय इनके लिए मोदी हटाओ और हमारे लिए देश को 2047 तक विकसित भारत बनाओ। आपके लिए मुद्दे? हमारे लिए मुद्दा संविधान, लोकतंत्र और आम जनजीवन के व्यक्तिगत जीवन में बुनियादी बदलाव कैसे आए, समृद्धि कैसे आए, यह है। बीजेपी का मुद्दा झूठ और फरेब है। मुद्दे कांग्रेस के लिए? बेरोजगारी, महंगाई और खराब कानून व्यवस्था, ईडी के तरफ से जिस तरीके से ये लोग वो कर रहे हैं विपक्षियों पर भी और आम आदमी पर भी, ये मुद्दे हैं। इन मुद्दों के खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे। रोजगार देना, महंगाई खत्म करना और लोगों को एक नई उम्मीद देना हमारा मुद्दा है। एक आखिरी शब्द मेरे पास बचा है, सरकार जो जनता के हितों के लिए समर्पित हो वो नरेंद्र मोदी सरकार है, जो गरीबों के लिए समर्पित है। नरेंद्र मोदी सरकार चंद उद्योगपतियों की गिरवी सरकार है, समाजवादियों की सरकार समावेशी सरकार होगी। हम नरेंद्र मोदी जी से कब्जा छीन करके, बाकी सारे उद्योगपतियों से कब्जा छीन करके देश में करोड़ों उद्योगपति बनाएंगे। हम ऐसी सरकार लाएंगे, रोजगार परक सरकार लाएंगे। चलिए, ये रैपिड फायर खत्म होता है और ये चर्चा भी। राकेश त्रिपाठी, मनोज काका, सुरेंद्र राजपूत, आप तीनों का शुक्रिया इस बेहतरीन चर्चा के लिए, इस डिबेट के लिए शुक्रिया। इलेक्शन कार्निवाल से जुड़ने के लिए आप तीनों का शुक्रिया। आप देख रहे हैं एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल और लखनऊ जो देश की सांस्कृतिक राजधानी भी है और यहाँ का अवधी लोकगीत दुनिया भर में मशहूर है। इलेक्शन कार्निवल से अब जुड़ रहे हैं दीपक सिंह जो अवधी गाते हैं और इनके जो गीत हैं वो दुनिया भर में मशहूर हैं। देश विदेश में लोग इन्हें बहुत सुनते हैं। इलेक्शन कार्निवल में जुड़ने के लिए शुक्रिया दीपक। लेकिन अवध और संगीत को क्या अलग किया जा सकता है? कभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एनडीटीवी के माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़े हैं उन सबको मेरा सादर नमस्कार। और जैसा कि हम सब अवध में उपस्थित हो चुके हैं और अवध में हम आए और भगवान श्री राम के नाम का जयकार न लगे कैसे हो सकता है। बोली सियावर रामचंद्र की। आइए, भगवान राम के जन्म का एक सोहर, जैसा कि रामनवमी भी आने वाली है तो सबसे पहले एक राम जन्म का सोहर और तत्पश्चात एक मतदाता जागरूकता अभियान का गीत सुनाएंगे। नौमी तिथि अति शीत ना घामो, नौमी तिथि अति शीत न घामो, भय प्रगट दीन दयाल। अरे बाजत अवध बधैया दशरथ घर, सोहर दशरथ घर सोहर हो। बाजत अवध बधैया दशरथ घर, सोहर दशरथ घर सोहर हो। ए हो जन्मे है दीन दयाल, दूनहु कुल तारन, दूनहु कुल तारन हो। रे रामा जन्मे है दीन दयाल, दूनहु कुल तारन, दूनहु कुल तारन हो। और क्या कहना है, लोग आपस में प्रश्न करता है और उसके जवाब भी देता है। महिलाएं आपस में प्रश्न कर रही हैं कि भगवान राम का जन्म होगा तो काहे के छुरे से उनका नार काटा जाएगा और काहे पे उन्हें लिटाया जाएगा और काहे से उन्हें नहलाया जाएगा। काहे के छुरा नारा छीनौ, काहे पे पहुड़ावो, काहे पे पहुड़ावो हो।
काहे के छुरा नारा छीनो काहे पे पहुड़ावो काहे पे पहुड़ावो हो ए हो का पहिरावो काहे से नहावावो का पहिरावो नहावावो हो। और देखिए उसका जवाब दे रही हैं और वो जवाब क्या है, सोने के छुरा नारा छीनो गंगा जल नहावावो गंगा जल नहावावो हो। हर किसी को पता है कि सोना एंटीसेप्टिक होता है, अगर उससे किसी प्रकार का कट लगेगा तो कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। हमारे पूर्वज इस प्रकार से हमारी सारी रस्मों को बनाते हैं। और क्या कहना है, सोने के छुरा नारा छीनो गंगा जल नहावावो गंगा जल नहावावो हो ए हो पियरी पीतांबर पही रावो सुपे हु पहु रावो सुपे हु पहु रावो हो रे रामा पियरी पीतांबर पही रावो सुपे हु पहु रावो सुपे हु पहु रावो हो। बाजत अवध बधैया दशरथ घर सोहर दशरथ घर सोहर हो सोहर हो सोहर हो। सर मौसम का पारा चढ़ा हुआ है, बहुत गर्मी है जी जी। और चुनावी मौसम भी है, लोगों को घर से निकलना है, जी जी। पोलिंग बूथ तक जाना है, जी। तो निकलेंगे लोग घर से, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल निकलेंगे और हम लोग कलाकार सदैव इस कार्य के लिए तत्पर रहते हैं कि हमारा जो लोक जनमानस है वो जागरूक हो और अपने अधिकारों को जाने अपने अधिकारों को समझे। तो एक गीत मैं सुना रहा हूं हमारे सभी एनडीटीवी के दर्शकों के लिए। हो काहे घर में तू बैठे अले साथ हो बहुत लोग ये करते हैं कि जब छुट्टी का दिन समझ लेते हैं किसको, जिस दिन मतदान करना होता है। हो काहे घर में तू बैठे अले साथ हो वोट डारे काहे नाही जाते हो काहे घर में तू बैठे अले साथ हो काहे घर में तू बैठे अले साथ हो वोट डारे काहे नाही जाते हो। और एक जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अरे लाइन में कौन लगेगा जाके, इतनी धूप हो रही है। लाइन लगने में हो लाइन लगने में लाइन लगने में काहे लजाते हो लाइन लगने में काहे लजाते हो वोट डारे काहे नाही जाते हो वोट डारे काहे नाही जाते हो। और क्या कहना है, लोकतंत्र का रखना ख्याल वरना रोगे तुम 5 साल। 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है तो हमें ये मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लोकतंत्र का रखना ख्याल वरना रोगे तुम 5 साल। वोट तो है सभी का अधिकार हो वोट तो है सभी का अधिकार हो वोट डारे काहे नहीं जाते हो लाइन लगने में काहे लजाते हो वोट डारे काहे नहीं जाते हो। और एक वोट की कीमत क्या होती है इन लाइनों के माध्यम से बताता हूं। एक वोट का ऐसा कमाल खुद चुन सकते अपनी सरकार। वोट का है ये ऐसा कमाल खुद चुन सकते अपनी सरकार। और जितने भी मेरे युवा साथी मुझे देख रहे हैं उन सब से निवेदन करना चाहता हूँ, हो गए हैं जो 18 के पार हो गए हैं जो 18 के पार वोट डारे काहे नहीं जाते हो गए हैं जो 18 के पार वोट डारे काहे नहीं जाते हो काहे घर में तू बैठे अले साथ हो वोट डारे काहे नहीं जाते हो वोट डारे काहे नहीं जाते हो वोट डारे काहे नहीं जाते हो।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब दीपक, बहुत खूब। आपने इतना खूबसूरत सुंदर संदेश संगीत के जरिए हमारे दर्शकों को और यहाँ मौजूद हमारी ऑडियंस को दे दिया और हमारे इलेक्शन कार्निवल को और ज़्यादा संगीत में बना दिया। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल से जुड़ने के लिए। एनडीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। हम लखनऊ में हैं, इसलिए बात होनी चाहिए संगीत की, गीत की, कला की। लखनऊ घराना कथक का दुनिया भर में मशहूर है। इससे जुड़ने के लिए शिष्य देश विदेश से लखनऊ पहुंचते हैं और अब एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल पर आ रही हैं नृत्यांगना अनन्या कृष्णा राज, जो संगीत नाटक अकेडमी से जुड़ी हुई हैं। अपनी पेशकश इस मंच से वो करेंगी यहाँ मौजूद ऑडियंस के लिए और आप सभी के लिए। तो एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में आज इतना ही लखनऊ से, लेकिन ये कारवां आगे बढ़ रहा है इस वादे के साथ कि कल हम फिर मिलेंगे ठीक इसी वक्त एक नई जगह से। हम मौजूद होंगे अयोध्या में, तो जरूर जुड़िएगा एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में।